दहेज के केस होना ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंटेनेंस, क्योंकि पत्नी जो है वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस मिले और पति जो चाहता है वो चाहता है कि भाई कम से कम मेंटेनेंस लागू हो। तो इस सिचुएशन में जब पत्नी को मेंटेनेंस मिल जाता है, अलाउ हो जाता है, तो पत्नी जो है वो चाहती है कि लंबे से लंबा केस को चलाए ताकि पति अपने घुटने पर आ जाए और मेरे से माफी मांगे, मेरे आगे गिड़गिड़ाए। वहीं पति चाहता है कि मैं कम से कम मेंटेनेंस दूं या मेंटेनेंस से बचा रहा हूं। तो उस सिचुएशन के अंदर पत्नी के पास जो है बहुत सारे ग्राउंड्स होते हैं जिसमें वो मेंटेनेंस बंधवा सकती है। जैसे कि डीबी एक्ट के अंदर 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का जो केस होता है, जिसको भी रिसेंटली कन्वर्ट कर दिया गया है 144 ऑफ बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। तो पत्नी के पास तो बहुत सारे राइट्स होते हैं, लेकिन पति के पास ऐसे कौन से राइट्स हैं जिससे वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो दोस्तों जानेंगे आज इस वीडियो में कि पति के पास कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसके यूज करके वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। मैं नरेश कुमार एडवोकेट स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर। तो बात करते हैं उन ग्राउंड्स की जिसके आधार पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। देखिए 125 सीआरपीसी का सेक्शन सब क्लॉज सेक्शन 4 सिर्फ एक सिंगल ये ही एक ऐसा सेक्शन है जो ये डिनोट करता है कि पति जो है वो किस आधार पर मेंटेनेंस देने से बच सकता है। सिर्फ इसी एक सेक्शन के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि 125/4 सेक्शन सीआरपीसी का ये क्या चीज कहता है, किस आधार पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो फर्स्ट वन है एडल्ट्री ग्राउंड। अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में है, यानी कि उसके किसी अदर पुरुष के साथ संबंध है, अगर आप ये कोर्ट के अंदर प्रूव कर देते हैं कि हाँ मेरी वाइफ जो है वो एडल्ट्री ग्राउंड है और वो किसी अदर पुरुष के साथ संबंध में है, तो इसके आधार पर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपकी वाइफ बिना किसी कारण के, बिना किसी वैलिड रीजन के आपके घर को छोड़कर अपने मायके के घर में जाकर बैठी हुई है, तो उस कंडीशन में आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उसके बाद है अगर पति पत्नी आपसी म्यूचुअल कंसेंट से अगर वो राजी होते हैं एक दूसरे से अलग होने के लिए, उन दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस सिचुएशन में भी पति जो है वो मेंटेनेंस देने से बच सकता है। तो सिर्फ सीआरपीसी के सेक्शन 125/4 सेक्शन में ये ग्राउंड दिए गए हैं जिसके आधार पर पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसके अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मेंटेनेंस देने से बचा जा सकता है। तो बात करते हैं कि जो पति है वो अपना बैंक अकाउंट जो है उसके अंदर बैलेंस को ना रखे। फॉर एग्जाम्पल अगर पति के अकाउंट में बैंक बैलेंस में अमाउंट है तो क्या है, पत्नी जो है वो कोर्ट के थ्रू उसके अकाउंट को सीज करा सकती है, उसके अकाउंट से जो अमाउंट है वो अपने बैंक में ट्रांसफर करा सकती है। तो ये एक बेस है, अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होगा तो कोर्ट भी आपके बैंक को सीज करने में कोई फायदा नहीं समझेगी, वो पहले से ही सोचेगी कि इसके बैंक अकाउंट में तो कुछ है ही नहीं। तो अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस ना रखें। अगर कोई बैलेंस आपके पास है तो वो अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में रखें या फिर अपने फैमिली मेंबर के अकाउंट में रखें, तो अपने अकाउंट में बैलेंस ना रखें। नेक्स्ट वन है कि आपके नाम कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं होना चाहिए। तो उससे होगा क्या, आपकी वाइफ जो है वो कोर्ट के अंदर ये प्रूफ कर देती है कि आपके नाम ये गाड़ी है या आपके नाम कोई बाइक है, तो वो कोर्ट के अंदर बोलती है कि भाई मेरा जो हस्बैंड है वो लग्जरी लाइफ जी रहा है तो मेरे को मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपके नाम कोई भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आपके नाम नहीं होना चाहिए। अगर आपके नाम है तो आप उसको ट्रांसफर कर दीजिए किसी अपने रिलेटिव के नाम पर। और अगर आप सोच रहे हैं कि 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेने की, तो जब तक आपके ऊपर ये केस चल रहे हैं तब तक आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर ना लें। उसके बाद आता है कि आपके नाम कोई भी अगर पॉलिसी है, कोई LIC है या फिर कोई अदर कंपनी की पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को विड्रॉ तो ना करें, लेकिन अगर उसका आपने पॉलिसी ले रखी है तो आप किसी रिलेटिव के थ्रू उस पॉलिसी के प्रीमियम को भरवाएं, ताकि आप कोर्ट में ये चीज कह सकते हैं कि मैं कैपेबल नहीं हूं प्रीमियम देने के लिए, भी मेरे रिलेटिव इस पॉलिसी का प्रीमियम देते हैं। और हो सकता है तो कोर्ट के अंदर उस चीज को शो ही ना करें कि आपके नाम कोई पॉलिसी है या फिर आपके नाम कोई LIC है, तो इस चीज से भी बचे। उसके बाद आता है कि आपके नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है
तो उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कराएं। कोशिश करें कि जो भी प्रॉपर्टी आपके नाम है वो आपके नाम ना रहे, क्योंकि जो आपकी वाइफ है वो कोशिश हमेशा यही करती है कि कोर्ट के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को शो कर सके, आपकी इनकम को शो कर सके कि आपके नाम इतनी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रांसफर करा दीजिए, और अगर कोई आपके फादर मदर आपको प्रॉपर्टी देने वाले हैं तो बिल्कुल भी ना लें जब तक ये केस चल रहा है। तो प्रॉपर्टी का विशेष ध्यान रखें और प्रॉपर्टी अपने नाम ना रखें। उसके बाद आता है डिसोन या डिबर्थ ऑफ हस्बैंड बाय हिज पेरेंट्स। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे को डिसोन कर देते हैं। तो ये हर जितने भी केसेस होते हैं ना, एक केस टू केस वेरी करता है। आप अपने केस को चेक कीजिए कि क्या ये करना सही है या गलत है, क्योंकि अगर कई बार माँ बाप जो है वो डिसोन दिखा देते हैं बच्चे को, लेकिन एक्चुअल में अगर आपका केस में ये चीज पॉसिबल है और आपके लिए फायदेमंद है तो ही आप इस काम को करें। नहीं तो आप डिसोन ना करके आप ये दिखा सकते हैं कि मेरे माँ बाप जो है वो मेरे पर भी डिपेंडेंट है, मेरे को ही उनका भरण पोषण करना पड़ता है। तो आप कोर्ट के अंदर ये चीज शो करें कि मैं तो इनकम कमाई नहीं रहा हूं, लेकिन और मेरे माँ बाप जो है उनका भी मुझे पालन पोषण करना है, उनका भरण पोषण करना है। तो इससे आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। उसके बाद आता है कि जो आपके भाई बहन हैं उनको भी जितने भी आप उनके ऊपर एक्सपेंसेस करते हैं वो ऑनलाइन करें ताकि उसके बिल आपको मिल सके। तो आप कोर्ट के अंदर ये भी शो कर सकते हैं कि जितने भी मेरे भाई हैं बहन हैं उनका भी खर्चा मुझे ही बियर करना पड़ता है। तो आप कोर्ट के अंदर ये भी बताएं कि जितने भी एक्सपेंसेस उनके ऊपर किए हैं आपने, उनके बिल्स कलेक्ट करें और कोर्ट के अंदर शो करें। जिससे होगा ये कि आपके जो मेंटेनेंस है, कोर्ट सब चीज चेक करती है, सब चीज देखती है, आपके ग्राउंड आपके क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। तो इस सारे एक्सपेंसेस को कलेक्ट करें जो आप अपने भाइयों के ऊपर बहनों के ऊपर कर रहे हैं, तो वो सब चीजें कोर्ट के अंदर शो करें एज ए एविडेंस की तरह, तो जिससे आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। उसके बाद आता है क्रॉस केस। अगर आपकी वाइफ ने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी का या बीएनएसएस में अगर बात करें तो 144 ऑफ बीएनएसएस का केस फाइल कर दिया मेंटेनेंस का, तो फिर हस्बैंड के पास भी राइट है, अगर उसके अकाउंट में कोई इनकम नहीं आ रही है तो वो भी अगेंस्ट में क्रॉस केस कर सकता है 125 सीआरपीसी का अपनी वाइफ के ऊपर। और अगर वाइफ ने अगर डीवी एक्ट कोई डाला हुआ है आपके ऊपर तो आप अपनी मदर से डीवी एक्ट डलवा सकते हैं। कोर्ट एक्चुअल में सब चीज देखती है। अगर आपने भी मेंटेनेंस का केस फाइल किया है अपनी वाइफ के ऊपर तो हो सकता है शायद आपको मेंटेनेंस ना मिले, लेकिन एक प्रेशर जरूर बनेगा जिससे आपकी वाइफ थोड़ा दबेगी, और जो मेंटेनेंस के केसेस हैं या फिर जो क्रॉस केस आपने जो भी किए हैं उससे इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इन फ्यूचर आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं, या फिर डीवी या वो समझौता कर सकती है। तो क्रॉस केस जरूर करा दें। अगर कोई भी ऐसे केस आपकी वाइफ ने आपके ऊपर करे हैं तो आप भी अपनी मदर के थ्रू डीवी एक्ट का, और आप स्वयं भी डाल सकते हैं 125 सीआरपीसी का केस, मेंटेनेंस का केस वाइफ के ऊपर। नेक्स्ट है लोन। अगर आपने लोन नहीं लिया है तो लोन ले लीजिए, जिसको आप कोर्ट के अंदर शो कर सकते हैं कि मेरे पास लोन है, लोन का मुझे ईएमआई पे करनी पड़ती है, तो उसको भी आप खर्चा शो कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, जिससे आपके मेंटेनेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आता है इनकम एफिडेविट। तो हरियाणा के अंदर तो इनकम एफिडेविट अलाउ है। जब भी आप केस फाइल करते हैं तो इनकम असेट्स का सर्टिफिकेट आपको देना पड़ता है। तो अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप 91 ऑफ सीआरपीसी की एप्लीकेशन वो कर सकते हैं, जिससे आप लड़की के जितने भी इनकम के जो प्रूफ है वो मंगा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। और ये जो इनकम एफिडेविट जो होता है ये एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हमें सारी चीजें फिल करनी पड़ती है, जैसे बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ती है, क्या क्या आपकी इनकम है वो सारी चीजें शो करनी पड़ती है, आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे इसके अंदर शो करने पड़ते हैं। तो आपको झूठे जो बनाए जाते हैं ना एक्सपेंसेस और इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो इनकम एफिडेविट जरूर लगवाएं, जिससे ये पता चले कि आपकी वाइफ की क्या इनकम है, क्या उनके एक्सपेंसेस हैं जो कोर्ट के सामने पेश होंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ही जरूरी है जो आपके मेंटेनेंस को इम्पैक्ट करती हैं और आपके मेंटेनेंस से आपको बचा भी सकती हैं। तो ये चीजें जरूर करवाएं।
उसके बाद है कि अगर आपकी वाइफ ने कोर्ट के अंदर अपने आप को अनपढ़ शो कर रखा है, या फिर वो ग्रेजुएट है और अपने जो लेवल है अपनी पढ़ाई का, एजुकेशन का, उसको कम करके दिखाया है, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट के थ्रू यूनिवर्सिटी या जहां तक भी आपको पता है वो पढ़ी हुई है, वहां से आप डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं। और वहां से डॉक्यूमेंट्स मंगवा कर आप कोर्ट के अंदर पेश कर सकते हैं कि जनाब देखिए ये इतनी पढ़ी लिखी है, ये जॉब कर सकती है, अपने आप को मेंटेन कर सकती है, लेकिन इन्होंने कोर्ट के अंदर झूठे सर्टिफिकेट दिखाए। तो उससे कोर्ट उस चीज को चेक करेगी, उसको देखेगी और उसके अगेंस्ट में आप एफआईआर भी करा सकते हैं कोर्ट में झूठ बोलने के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीजें भी करें, आप सारी चीजों को सबूत कलेक्ट करें अपने वाइफ के अगेंस्ट में और कोर्ट के अंदर शो करें, जिससे होगा आपकी वाइफ के ऊपर प्रेशर होगा, दबाव होगा, और वो हो सकता है कि केस को विड्रॉ कर ले या आपसे राजीनामा कर ले। तो ये काम जरूर करें। उसके बाद आता है कि जो वाइफ है उसने, उसके जो फादर हैं, वहां से जो उसके नाम जो प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मुस्लिम लॉ में तो ये सब चीजें नहीं है, लेकिन हिंदू लॉ में ये सब चीजें हैं। जैसे कि आपकी जो वाइफ है उसके जो फादर हैं उनके नाम जितनी प्रॉपर्टी है वो सारे बच्चों में डिवाइड होती है। अगर आपके नाम, आपकी वाइफ के नाम प्रॉपर्टी बोल रही है, तो उस कंडीशन में आप कोर्ट के अंदर शो करें कि जनाब देखिए इतने प्रॉपर्टी है जो इसके नाम है। और अगर आपकी वाइफ उस प्रॉपर्टी को अपने फादर या अपने भाइयों के नाम ट्रांसफर करती है, उनको दान दे देती है, तो आप ये चीजें शो कर सकते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके कोर्ट के अंदर दिखा सकते हैं कि देखिए मेरी वाइफ इतनी बड़ी दानवीर हो रही है कि इतना उसके पास प्रॉपर्टी थी जो उसने अपने फादर के नाम और अपने भाइयों के नाम दान में दे दी, और मेरे से ये मेंटेनेंस मांग रही है, मेरे से खर्चा मांग रही है। तो ये सारी चीजें आप कोर्ट के अंदर शो कर सकते हैं, आप एज ए एविडेंस के तौर पर सारे सबूत वहां पर पेश कर सकते हैं। उसके बाद है कि जो भी आपके बैंक अकाउंट में इनकम है उसको शो ना करें कोर्ट के अंदर। जैसा फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कोई बिजनेस है और आपकी जो इनकम है वो कैश में होती है, तो आप बिल्कुल भी कोर्ट के अंदर ये चीजें शो ना करें कि मेरी इतनी इनकम है, उस अमाउंट को बैंक के थ्रू रूट ना करें। अगर आप बैंक के थ्रू रूट कर देते हैं उस चीज को, बैंक में डाल देते हैं उस पैसे को, तो वो आपकी इनकम शो हो जाती है और जिसको कोर्ट के अंदर पेश भी कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट के थ्रू। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जो भी अगर आपकी इनकम है, अगर वो हार्ड कैश में है, तो फिर उसको शो ना करें कि भाई आप कितना कमाते हैं। तो उससे होगा कि आपके ऊपर या तो मेंटेनेंस से बच जाएंगे या फिर आपके जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो बहुत कम से कम होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आता है रिव्यू, कि अगर कोर्ट ने आपके ऊपर मेंटेनेंस अलाउ कर दिया है और आपको उसके बाद कुछ ऐसे ग्राउंड्स मिलते हैं, कोई एडल्ट्री का ग्राउंड, आपकी वाइफ के कुछ सबूत आपको मिलते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट हो गई या वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई या कोई विटनेस हो गया, अगर वो सब चीजें आपको मिलती है तो आप रिव्यू कर सकते हैं। और रिव्यू में होगा कि आप उन सब चीजों को शो करेंगे कोर्ट के अंदर, और आप अगर प्रूफ कर देते हैं इन सभी चीजों को तो आप मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और अगर आपके पास भी कोई छोटे से छोटा भी अगर एविडेंस है तो उसको कोर्ट के अंदर शो करें ताकि आपको मेंटेनेंस से रिलीफ मिल सके। उसके बाद आता है अपील। अगर मेंटेनेंस अलाउ हो चुका है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं, लेकिन आप कई बार ये सोचते हैं कि अपील करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोअर कोर्ट ने अगर मेंटेनेंस अलाउ कर दिया है तो आगे भी वही होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप उसकी अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट के अंदर, और वहां पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स या जो आपके प्रूफ वहां पर लोअर कोर्ट में शो करने रह गए थे, वो सारी चीजों को और अच्छे तरीके से आप हायर कोर्ट के अंदर शो कर सकते हैं और आप अपना मेंटेनेंस वहां से रद्द करा सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, अपने विटनेस के थ्रू कोई एडल्ट्री ग्राउंड पेश कर दिया, या फिर आपने ऐसा दिखा दिया कि भाई हाँ कि मेरी वाइफ बिना किसी कारण से अपने मायके में रहती है, या फिर आपने जो म्यूचुअल एग्रीमेंट बनाया था उसके बिहाफ पर, अगर वो लोअर कोर्ट में शो नहीं कर पाए किसी भी कारण की वजह से, तो आप वहां पर हायर कोर्ट के अंदर शो कर दीजिए, और जिससे कि होगा ये आपका मेंटेनेंस जो नीचे लोअर कोर्ट ने अलाउ किया था वो रद्द हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं और आप बहुत अच्छे चमक दमक वाले कपड़े और बढ़िया सा मोबाइल, ये सब चीजें आप करके जाते हैं कोर्ट के अंदर, तो ऐसा ना करें।
क्योंकि कोर्ट में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं, वो इंसान ही है, वो कोई मशीन नहीं है। वो सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो जब आपको वहां पर देखते हैं ना कि जो हस्बैंड है वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, इतने अच्छी कटिंग है, इतने अच्छे कपड़े हैं, बढ़िया मोबाइल है, तो वो आपके मेंटेनेंस को भी हायर कर देते हैं। तो उससे ये चीज होगी कि आपका मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा बांध देंगे, क्योंकि आपने जो लग्जरी लाइफ हमने जो शो करी है, जो दिखाई है, तो वो देखकर इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो जब भी आप कोर्ट के अंदर जाते हैं तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जाएं, नॉर्मल कपड़े पहन के जाएं, ताकि कोर्ट को भी ऐसा लगे कि भाई ये नॉर्मल व्यक्ति है और ज्यादा मेंटेनेंस पे नहीं कर सकता। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, क्योंकि हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब चीजें चेक की हैं कि ये सब चीजें इम्पैक्ट करती हैं कोर्ट के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। उसके बाद आता है कि आप बहुत कम से कम बोलें कोर्ट के अंदर। अगर बहुत जरूरी चीज है, जो जो टॉपिक आपको पता है, आप अपने एडवोकेट के थ्रू आगे रिप्रेजेंट करें, अपने एडवोकेट को आगे बोलने दें। क्योंकि अगर आप कोर्ट के अंदर भी मिसबिहेव करते हैं, कुछ इस तरीके से ज्यादा बोलते हैं, तो जजेस उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं और वो अपने माइंड में ये चीजें रखते हैं कि अगर ये व्यक्ति कोर्ट के अंदर इतना ज्यादा मिसबिहेव कर रहा है तो अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के साथ क्रूरलिटी करता होगा, उसको मारता पीटता होगा, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें और आप बिल्कुल भी कोर्ट के अंदर उतना ही बोलें जितना जरूरत है, या कोर्ट ने आपसे अगर कुछ चीज पूछी है तो उसका ही जवाब दें। नहीं तो आपके एडवोकेट को आगे रखें और उसको बोलने दें, क्योंकि उनको पता है कि मुझे किस समय पर क्या चीज बोलनी है और क्या चीज नहीं बोलनी। वो इन सब प्रक्रियाओं से, इन सब प्रोसीडिंग से गुजरे हुए हैं, तो उनको नॉलेज होती है इस चीज के बारे में। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। तो मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स आपको बताए, उन सभी चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारी चीजें कोर्ट के अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं, ये चीजें सारी कोर्ट के अंदर चेक की जाती हैं और उसी के आधार पर कोर्ट के थ्रू जजमेंट दी जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई डाउट है, किसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को अपने राइट्स के बारे में और नॉलेज हो सके। और अभी तक अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। मैं नरेश कुमार, एडवोकेट। थैंक यू।